बात अब परिवार में नौकरी की कब मिलेगी नौकरी उनकी बेटियों को? हमें बताइए सरकार। हम पूछ रहे हैं सरकार से, हम पूछ रहे हैं इस देश के कानून से, हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने वादा किया था, हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जो लोग आकर के आश्वासन देते थे। उनके घर पर जब तक मीडिया थी तब तक टीआरपी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए उनके घर पर लाइन लगी रहती थी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, सारी कहने की बातें हैं। अनुराग की जान की कीमत पैसों से जो लोग तोल रहे हैं ना, उनसे बड़ा घटिया और उनसे बड़ा गिरा हुआ इंसान शायद ही कहीं होगा। हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस दोस्तों, उसी सिलसिले में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कल फिर अनुराग यादव की तारीख है, यानी कि अनुराग यादव का जो भी केस चल रहा है, लगभग धीरे धीरे दोस्तों 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अनुराग यादव को इंसाफ नहीं मिल रहा और हम लोग वीडियो बनाते बनाते थक गए हैं। अब तो मैंने वीडियो बनाना भी कम कर दिया है और सिर्फ जिस दिन तारीख होती है, तारीख से एक दिन पहले जो भी चीज़ें होती हैं वही हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। कुछ नई बातें होती हैं तो लेकर के आते हैं। दोस्तों देखिए, अनुराग यादव का जो मैटर है, इस बार जो तारीख है यानी कि कल 8 जनवरी, समझिए नए साल में नई तारीख। एक तारीख तो और पड़ी थी नई साल में, लेकिन वहाँ भी कुछ खुशखबरी नहीं देखने को मिली, निराशा ही देखने को मिली और सुनने को मिली। लेकिन इस मामले में दोस्तों जहाँ तक मैंने समझा है, पूरा 2 महीने अनुराग के ऊपर जितना मैंने सर्च किया, अनुराग के केस के बारे में जितना मैंने समझा, जितना वीडियो बनाया है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। क्योंकि इतने बड़े, इतने हाई प्रोफाइल मामले को और इतनी जो है संदिग्ध क्या कहा जाए, खुलेआम ही कहा जाए, इतना हाई प्रोफाइल मामला और इतने खुलेआम जिस घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज सरकार को कितनी पापड़ बेलनी पड़ रही है। अब इसमें सरकार को पापड़ बेलनी पड़ रही है या अनुराग के परिवार को, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जो जमीन है, जिस जमीन के लिए विवाद चल रहा है कि वह जमीन लालता प्रसाद का घर बना है, वह अवैध है। इसमें दोस्तों कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह घर अवैध निर्माण में नहीं बना है। लेकिन फिर भी जब लेखपाल साहब को बुलाया जाता है लास्ट तारीख में सुनवाई के लिए या गवाही के लिए, तो लेखपाल साहब को समझ में नहीं आता मैं क्या बयान दूं और मैं क्या कहूं। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो इंसानियत के नाते ही वहां पर साफ साफ कह देता कि वह अवैध निर्माण है। देखिए, जो गाटा संख्या 932 है उसमें 3 पार्ट है, कै ख गए। लेकिन गाटा संख्या में जो कै ख गए 3 पार्ट है, उसी किसी एक पार्ट में उसका मकान बना हुआ है और उनका कहना है अभी बटा नहीं पड़ा है। अब तहसीलदार साहब तो भैया उनकी तो बात ही करना बेकार है, वो क्या सवाल का जवाब करेंगे लेखपाल साहब से। लेकिन प्रधान जी के कहने के मुताबिक लेखपाल साहब ने जिस तरह से बयानबाजी की और तहसीलदार साहब ने जिस तरह से इस केस को लेकर के सुनवाई की, यानी कि दूसरे नंबर की फाइल सीधे 34-35 नंबर पर पहुंचा दी, सुनवाई के दौरान खुद वो कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए पब्लिक को, ऑडियंस को, कि जो और दिया जा सके। लेकिन कल की सुनवाई के लिए अहम बात यह है कि सुनने में यह आ रहा कि ऊपर से आदेश आ गया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और ऊपर से आदेश आने के बाद अब कल का फैसला हो सकता है कि बहुत ही अहम हो, क्योंकि जिस तरह से ये लोग देखिए फास्ट ट्रैक में तारीखें तो दे रहे हैं, तारीख देने में कोताही नहीं कर रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन, चौथे से 5वें दिन तारीख दे दी जा रही है और करीब 2 महीने के अंदर 12 तारीख पड़ चुकी है। और 12 तारीख में कम से कम मुझे लगता है कि 4-5 तारीखें तो ऐसे ये लोग खा गए और कुछ जो बची हैं तारीखें, उन तारीखों में भगवान ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि जो वकील साहब डेथ कर गए और हम लोगों के जो माननीय प्रधानमंत्री थे माननीय श्री मनमोहन सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया। तो 3 तारीख इसमें चली गई। 1 तारीख में जो है लेखपाल साहब गायब हो गए और 1 तारीख में जो है तहसीलदार साहब मीटिंग में चले गए, 1 तारीख में ब्लैक डे पड़ गया। तो आप गिन सकते हैं, तो आधा तारीख तो ये लोग ऐसे ही खत्म कर दिए। और 1 तारीख को बार एसोसिएशन का चुनाव हो गया था, 1 तारीख को हड़ताल हो गई थी, समझ सकते हैं आप, शीतकालीन हड़ताल। तो हो सकता है ठंडी का मौसम है, ठंडी भैया बढ़ रही, घटने का नाम तो ले नहीं रही है, अब हो सकता है कल भी शीतकालीन हड़ताल पड़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी तारीखें थी जिनको जानबूझ के ऐसे डेट पर रखी गई थी। मैं इन लोगों की जो है कामचोरी में बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी कल क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ तारीखें जानबूझ करके ऐसी रखी गई थी, जैसे कि 1 तारीख रखी गई थी ब्लैक डे। पूरे भारतवर्ष को पता है कि इस डेट को ब्लैक डे होता है और ब्लैक डे के दिन कानूनी कार्रवाई यानी कोर्ट कचहरी अदालत का काम नहीं होता है, तो वो जानबूझ के तारीख रखी गई। 1 तारीख रखी गई बार एसोसिएशन का चुनाव, बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है उसका प्रस्ताव आ गया, वो भी पहले से ही पता था। उसके बाद इनको घुमाया गया कि लेखपाल साहब की गवाही को लेकर के, तो 1 तारीख को लेखपाल साहब नहीं आए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं ये बताऊं कि जब तहसीलदार साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तब उनको याद आता है कि आज किसकी गवाही की जरूरत है, इससे पहले उनको याद नहीं आता है। पिछली तारीख में भी यही हुआ था कि लेखपाल साहब तो अपना हिला हवाली करके डपट के जैसे भी पसीना वसीना बहा के बेचारे गवाही देके निकल लिए। तो याद आए तहसीलदार सारे
आज तो कानून गो साहब की भी जरूरत है। तो कानून गो साहब की कल भी जरूरत होगी, कल की तारीख में भी कानून गो साहब की जरूरत होगी, लेखपाल साहब की जरूरत होगी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि ऊपर से तो आदेश आ गया है, सुनवाई तो इनको करना ही है। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वालों से चालाक ना नीचे वाले होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। तो हो सकता है कल कानून गो साहब ना आए, या हो सकता है लेखपाल साहब की गवाही को जो है मान्य ना किया जाए, या लेखपाल साहब ही ना आए, और या तो ये भी हो सकता है शीतकालीन हड़ताल हो जाए। लेकिन दोस्तों हम तो यही मना रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द इस फैसले का न्याय हो। और मैंने पिछली तारीख में ही आग्रह किया था अनुराग के पिताजी से कि आप एक बार बाबा योगी आदित्यनाथ के पास जाइए, और प्रधान जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि उचित कार्रवाई नहीं होगी, उचित सुनवाई नहीं होगी तो मैं बाबा योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ एक बार आपको जाना चाहिए। रही बात दूसरी, अब तो ये गवाही को लेकर के और सुनवाई को लेकर के जो इनके साथ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अन्ना साहब ने धरना दिया, अन्ना साहब ने धरने में जो मांग की, एक भी डिमांड को दोस्तों पूरा नहीं किया गया, एक भी उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। चाहे 25 लाख रुपए का मुआवजा हो, चाहे बेटी की नौकरी की बात हो, चाहे शस्त्र लाइसेंस की बात हो, चाहे उस आरोपियों का घर गिराने की बात हो, कुछ भी 25 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए उनके घर वालों को दे दिए गए खैरात के रूप में। और उन 5 लाख रुपए को भी लेकर के कुछ इतने नीच लोग इस समाज में पड़े हुए हैं कि कहते हैं कि अनुराग के पिताजी तो लाल हो गए, करोड़ों के मालिक बन गए। अनुराग के जान की कीमत पैसों से जो लोग तौल रहे हैं ना, उनसे बड़ा घटिया और उनसे बड़ा गिरा हुआ इंसान शायद ही कहीं होगा। एक पिता से पूछो उसके दिल का दर्द, जो तुम ठिठुरती हुई ठंडी में से रजाई से निकल के साला नहाते नहीं होगे एक हफ्ता, उस पिता से पूछो दर्द उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा उसके आंखों के सामने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों इन सब बातों को कहने में ही बहुत ज्यादा संकोच होता है। और रही बात अब परिवार में नौकरी की, कब मिलेगी नौकरी उनकी बेटियों को, हमें बताइए सरकार। हम पूछ रहे हैं सरकार से, हम पूछ रहे हैं इस देश के कानून से, हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने वादा किया था, हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जो लोग आकर के आश्वासन देते थे। उनके घर पर जब तक मीडिया थी तब तक टीआरपी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए उनके घर पर लाइन लगी रहती थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, सारी कहने की बातें हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ना, लोग वैसे वैसे भूलते चले जाते हैं। और आज कहीं ना कहीं अनुराग को लोग भूल चुके हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब की चैनल की वीडियो को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अब व्यूज आना भी कम हो गए हैं, कहीं ना कहीं अब मीडिया पे या चैनलों पे इनके वीडियो आना भी कम हो गए हैं। और मैंने कहा था कोई कुछ भी कहे, अनुराग के इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हैं कुछ मेरे मीडिया वाले भाई जो लगातार उनके ऊपर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि सबने साथ छोड़ दिया है। लेकिन हम लोग अनुराग के साथ आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वीडियो बनता रहेगा चाहे एक भी व्यूज आए या ना आए, क्योंकि हमारी आवाज कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों तक जरूर जा रही है और इसलिए प्रशासन जो है सचेत हो रहा है। लेकिन हमारी आवाज में दम है, लेकिन हमारी आवाज से ज्यादा दोस्तों पैसों में दम है। पैसों से हम लोगों की आवाज को दबा दिया गया है, ये सच्चाई है। जो कोई नहीं बोल सकता वो मैं बोल रहा हूँ। क्या करें उनको, क्या कर ही सकते हैं हम लोग बोलने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। कल भी तारीख पड़ेगी, कल भी कोई बहाना कर दिया जाएगा, कल भी एक और तारीख दे दी जाएगी। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता, साल बीतेगा, 6 महीने साल बीतेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। और ऐसे ही सरकार से तंग आकर के, कानून प्रशासन से तंग आकर के लोगों का भरोसा उठ जाता है, अदालत से लोगों का भरोसा उठ जाता है। जब कोई हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, तो हम अपनों से ज्यादा इस कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। जब कोई हमसे बड़ा, हमसे ताकतवर हमको धमकी देता है ना, तो हम कोर्ट की शरण में जाते हैं और उसे कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, कि मैं तुम्हें देख लूंगा अदालत में। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता कि अदालत में उसको ही नहीं देखा जाता है, उसकी ही बातों को नहीं सुना जाता है। कानून की आंख पे पट्टी तो बंधी हुई होती है। क्यों? क्योंकि कानून शकल देख के इंसाफ नहीं करता, सुन के इंसाफ करता है। लेकिन कानून के रखवाले अपनी आंखें खोल करके इंसाफ करते हैं, चेहरा देख करके इंसाफ करते हैं, सुन करके नहीं इंसाफ करते हैं। गवाहों को तोड़ा मरोड़ा सब कुछ जानते हुए भी आज कोई ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश, भारत का बच्चा जानता है गुनाह किसने किया है, बच्चा जानता है उसका घर जो है कहाँ है, सीएम तक जानते हैं कि उसका घर अवैध है। लेकिन कानून की बंदिशें बंधी हुई हैं साहब, कानून की बंदिशों में बंध के आपको काम करना है, क्योंकि इससे पहले कानून नहीं था हमारे देश में।
अभी अनुराग के बाद ही हमारे यहाँ कानून आया है, अनुराग के बाद ही हमारे यहाँ कानून लागू हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक बाप को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें आप लोग खिलवा रहे हैं। अरे नहीं हो रहा है, साफ साफ कह दो कि राम जी हमारे बस का नहीं, हम आपके बेटे को इंसाफ नहीं दिलवा पाएंगे, जाओ घर पे हाथ में हाथ रख करके बैठ जाओ, बैठ जाएगा वो। क्योंकि राम जी का जो कलेजा मैंने देखा है दोस्तों, सुना है, बहुत बड़ा है। जो इंसान ये कह सकता है कि अगर वो मेरे चरणों में आकर के गिरे, मुझसे माफी मांगे, तो मैं उससे कह दूंगा जा जी ले अपनी जिंदगी, उसको कहते हैं जिगर। पैसे वाला बनना तो बड़ा आसान है, चोरी करके, बेईमानी करके, ठगी करके लोग पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन एक जिगर वाला बनने के लिए सबके बस की बात नहीं है। अब मैं उस जिगर की बात नहीं कर रहा हूँ जो सरेआम किसी को गला काट दे, मैं उस जिगर की बात नहीं कर रहा हूँ जो रोड पे चलते हुए किसी लड़की का दुपट्टा खींच ले, मैं उस जिगर की बात कर रहा हूँ जो 100 आदमी में खड़ा होकर के और सच्चाई के लिए लड़े, आवाज उठाए, उसको कहते हैं जिगर। उसको जिगर नहीं कहते हैं कि सवाल पूछने पर पसीना बहने लगे, उसको जिगर नहीं करते हैं कि बारी आए तो कुर्सी छोड़ करके उड़ जाए, उसको कहते हैं बुजदिली, जो साफ साफ झलक रही, साफ साफ दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए मिले, अच्छा सुनने के लिए मिले, हमारे दिल को भी थोड़ा सा सुकून पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।